नमस्कार साथियों, आर ए एस्पिरेंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ओके, तो घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आती है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के हम डायरेक्ट प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, उन सभी प्रश्नों के जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप ये याद रखिएगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस जो भी एग्ज़ाम कराती है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का, या फिर आर ओ का, ठीक है, इन सभी में से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस या अन्य जो एग्ज़ाम है या यूपी पुलिस है, इसमें भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उससे मैं क्या नाम है, कौन से टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक को ही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है और उन्हीं टॉपिक को सीधे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आया था महाविस्फोट सिद्धांत। अब महाविस्फोट सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब ये किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि इसको किसने दिया था, किसकी थ्योरी है ये? तो जॉर्ज लेमेतेयर की है। इन्होंने 1927 में ये थ्योरी दी थी। ओके, तो दो नाम इसमें याद रखने हैं, जॉर्ज लेमेतेयर ये, और इस जो ये सिद्धांत है इसकी व्याख्या किसने की है? तो वो है वैगनर, रॉबर्ट वैगनर, 1967 में। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, यानी कि दुग्ध मेखला जो हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, तो ये किस आकार की है? इससे संबंधित आया है सर्पिलाकार गैलेक्सी आकार की है ये आकाशगंगा। कौन सी? जिसमें आकाशगंगा में हम लोग निवास करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सन के बारे में। एक प्रश्न आया था कि सन क्या है? आकाशगंगा के केंद्र में है। ओके, तो जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र में क्या है? सन है। और जो ये है, ओके, तो जो ये आकाशगंगा है मिल्की वे, ठीक है, ये परिक्रमा कर रही है सन के, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। सन, देखो सन क्या है? एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। ओके, तो हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, उन अरबों तारों में एक है तारा सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य जो है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, ये याद रखिएगा, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है सूर्य। ठीक है, और सूर्य को परिक्रमा करने में, आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष, यानी कि CR लिखा है यहाँ पे, करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इस अवधि को कॉस्मिक ईयर कहते हैं, यानी कि सूर्य द्वारा आकाशगंगा की परिक्रमा करने में, यानी सूर्य भी परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं, ग्रह उपग्रह, वो तो परिक्रमा करते ही हैं, साथ में सूर्य भी अपनी आकाशगंगा, जो कि मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है, और एक तारे की बात करें तो आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, उनमें से एक तारा है सूर्य। ठीक है, तो ये मैंने गलत बताया था थोड़ा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि सन क्या है कि आकाशगंगा के केंद्र में है, सॉरी, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। और परिक्रमा की अवधि याद रखिएगा, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष, और इस अवधि को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? तो सूर्य द्वारा आकाशगंगा की गई परिक्रमा को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तारे के रंग के बारे में। ओके, ठीक है, तारे का ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि तारे का रंग किस चीज़ का सूचक होता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो उसके तापमान का सूचक होता है। तो तारे का रंग उसके तापमान को बताता है। ठीक है, ज़्यादा चमकीला है तो तारे का तापमान सबसे अधिक है, कम चमकीला होता जाता है तो तारे का तापमान कम होता चला जाता है। ठीक है, एक प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है चंद्रशेखर सीमा के बारे में। तो चंद्रशेखर सीमा का जो मान है वो आपको याद रखना है, 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, सौरिक द्रव्यमान नहीं, जो सूर्य का द्रव्यमान इस समय है उसके बराबर 1.44। ठीक है, तो ये तारे की घटना को दिखाता है। जैसे कि एक नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, तारे की एक अवस्था होती है जब उसका विस्फोट होता है, उसको नोवा या सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। उसके बाद तारे की 3 स्थितियाँ होती हैं, एक होता है वाइट डॉर्फ, एक होता है न्यूट्रॉन तारा या इसको पल्सर कहते हैं, एक होता है ब्लैक होल। ये तीनों स्थिति डिपेंड करती है कि उसका सौरिक द्रव्यमान कितना है। ठीक है, अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान है, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर 1.44
सौरिक द्रव्यमान से कम अगर उसका द्रव्यमान है तो वो क्या बनता है, एक श्वेत वामन, वाइट डार्क बनता है, उसको हिंदी में कहते हैं श्वेत वामन। अगर 1.44 से 3 यानी 3 तक उसका सौरिक द्रव्यमान है तो वो बनता है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। ओके, और 3 से अगर अधिक है तो वो बनता है ब्लैक होल। तो ये याद रखिएगा। इसमें याद करने वाला आपको याद रखना है चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा कितने सौरिक द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। ओके, देखो इसमें ये 3 कथन में दिए गए थे, 3 इसके दिए गए थे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब देखो ब्लैक होल, अभी इससे हमने ऊपर देखा था कि ब्लैक होल अगर किसी भी तारे का सुपरनोवा विस्फोट के बाद किसी तारे का बचा हुआ द्रव्यमान 3 या उस 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है तो वो ब्लैक होल की कंडीशन होती है। ओके, ये बताया किसने था, चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी है, चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में और भी देख लेते हैं। अत्यधिक उच्च घनत्व होता है, अगर आपको कथन में दिया हो ब्लैक होल के बारे में तो ये याद रखिएगा, इसका घनत्व सबसे हाईएस्ट होता है, उच्च होता है, गुरुत्वाकर्षण भी सबसे अधिक होता है, और प्रकाश को भी ये निकलने नहीं देता, यानी इससे प्रकाश भी नहीं निकल सकता। ठीक है, ब्लैक होल। अब देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपरनोवा है, यही इस तरीके का प्रश्न आया था, सुपरनोवा क्या है या सुपरनोवा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था एक मृतप्राय तारा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। तो तारे की अवस्था को ही कहते हैं सुपरनोवा, जब तारे में विस्फोट होता है तो वो अपनी मृत्यु की अवस्था की ओर अग्रसर होता है तारा। ठीक है, नेक्स्ट है नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र या तारामंडल किसे कहते हैं, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह। जैसे आप देखा होगा कभी कभी सप्तऋषि के बारे में देखा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक निश्चित अवस्थाओं में जो है निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे होते हैं। सप्तऋषि कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो उनको कहा जाता है नक्षत्र या तारामंडल। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति देखेगा क्या, उसको दिखेगा, कैसा दिखेगा, आकाश काला दिखेगा। पहली बात तो ये कथन ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया था। ठीक है, तो उसको हमेशा आकाश कैसा, काला दिखाई देगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ठीक है, तो अंतरिक्षयान में अगर कोई व्यक्ति है, यानी कि अंतरिक्षयान में कोई बैठा है व्यक्ति, तो उसको आकाश काला दिखाई देगा, पहली बात। तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। जैसे हम लोग को यहाँ से तारे जो पृथ्वी से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो इसलिए दिखाई देते हैं हमारे वायुमंडल की वजह से। ठीक है, अगर आप अंतरिक्ष में बैठे होंगे तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। बाहर का तापमान जो है, यानी कि पृथ्वी के जहाँ हम लोग रहते हैं पृथ्वी पे, उसके अगर ऊपर जाएंगे वायुमंडल के बाहर, तो उसका तापमान पृथ्वी से कम होगा, -270 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये सोच लीजिए अंतरिक्ष का तापमान -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सभी कथन क्या हैं, सही हैं अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.4 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये क्या है कि ये सप्तऋषि तारामंडल के तारे जो हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ओके, ये कथन में था क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कोपरनिकस के बारे में। देखो इनके बारे में याद रखिएगा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कोपरनिकस ने, कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। ओके, हमारा जो ब्रह्मांड है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में कई ब्रह्मांड हैं, उनमें से एक ब्रह्मांड हमारा है। ठीक है, जिसमें 8 ग्रह पाए जाते हैं। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। बिल्कुल सही है, और ये बताया था कोपरनिकस ने। एक है केपलर, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, कोपरनिकस केपलर। तो ये स्टेटमेंट कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कोपरनिकस ने कहा था। और केपलर महोदय ने बताया था कि ग्रही गतियों के नियम, तो जो ग्रह हैं किस तरीके से गति करते हैं उसका नियम दिया था केपलर ने। तो इन दोनों में ये अंतर याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो पृथ्वी का है। सभी ग्रहों में 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 थे, तो 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। इस समय 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी में संगठन की बात करते हैं, मुख्य तत्व कौन सा है। ओवरऑल देखा जाए पृथ्वी में सबसे ज़्यादा, ओवरऑल देखा जाए
तो लोहा पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, लोहा, फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये क्रम याद रखिएगा। मुख्य तत्व सबसे ज़्यादा लोहा है, फिर ऑक्सीजन है 30%, फिर सिलिकॉन है, ठीक है। सूर्य में सौरमंडल का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है, ये आप याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है 99.8% भाग जो है वो सौरमंडल का वो सूर्य से ही बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है, 109 गुना है पृथ्वी के व्यास का, यानी जितना पृथ्वी का व्यास है उसका 109 गुना है सूर्य का व्यास, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, क्योंकि 2006 में IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में देखो, इससे प्रश्न आते हैं, क्रम से आपको पूछ दिया जाएगा कौन सा पास में है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सबसे लास्ट में नेपच्यून, इसको वरुण कहते हैं, ठीक है, ओके। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह, देखो इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के और पृथ्वी के मध्य आपको दो मिलेंगे, बुध और शुक्र, क्योंकि तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, ठीक है, थर्ड नंबर पे पृथ्वी है। ग्रह की बात करते हैं, तो ग्रह क्या होता है, ये कथन पूछा गया था ग्रह से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रह को लेकर, इससे 2 कथन पूछे गए थे, दोनों कथन मैंने यहाँ लिखे हैं। तो ग्रह क्या होते हैं, अप्रकाशवान होते हैं। अप्रकाशवान का मतलब होता है इनका खुद का प्रकाश नहीं होता किसी भी ग्रह का, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी। उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो बिल्कुल सही, ठीक है। ग्रहों से एक और प्रश्न आया था कि देखो ये अब ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रहों से संबंधित, कि सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे पास भी यही है ग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ओके, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ या भोर का तारा शुक्र। तो शुक्र के बारे में तीनों याद रखिए, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन और सांझ और भोर का तारा शुक्र है, ठीक है। एक कभी कभी आपने देखा होगा समाचारों में रहता है गोल्डी लॉक्स जोन, ये क्या है, तो किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो। सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है, सूर्य जो है सन एक तारा है, ठीक है, और इस सूर्य के चारों तरफ जो है सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पृथ्वी सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पृथ्वी है। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी है वो जिस पोजीशन पर है, जिस स्थिति पर है, सूर्य से जितनी दूरी पर है, यह क्षेत्र जीवन के लिए अति उत्तम माना गया है, तभी हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इसी को क्या कहा गया है, गोल्डीलॉक्स जोन कहा गया है, ठीक है। यानी कि ऐसा क्षेत्र, यानी किसी भी तारे के, अब यहाँ तो हम लोग सूर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड में और भी तारे हैं जिनके चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, यानी किसी भी तारे के चारों ओर ऐसी स्थिति जहाँ जीवन संभव है, उस क्षेत्र को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि गोल्डीलॉक्स जोन किस क्षेत्र, किस एरिया से संबंधित है, डिफेंस से या सिक्योरिटी से, या फिर आपको दे दिया जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान से, ठीक है, स्पेस मतलब स्पेस सेक्टर से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन आपका स्पेस सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। अब है क्या, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सूर्य के केंद्र में अवस्थित पदार्थ, ये इससे देखो ये भी प्रश्न एक आया था कि सूर्य के केंद्र में कौन कौन से जो है पदार्थ अवस्थित हैं सूर्य के केंद्र में। तो सूर्य के केंद्र में आपको गैस मिलेगी और प्लाज्मा मिलेगा, ये दोनों याद रखिएगा। सिर्फ गैसेज नहीं है, गैस के साथ प्लाज्मा भी हैं, ठीक है। और सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है केंद्र का। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, विस्फोट नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगर विस्फोट लिखा हो नाभिकीय विस्फोट तो गलत है। सूर्य में पे जो सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन जिसको कहा जाता है। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग किन से संबंधित है, तो ये सूर्य से संबंधित है डायमंड रिंग। और ये कब बनती है, जब पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण के समय, जब पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। यानी चंद्रमा सूर्य को जब कवर कर लेता है तो उसके चारों तरफ एक आउटर लेयर बचती है, तो वो एक क्या करती है, एक रिंग के समान दिखाई देती है इस तरीके से, ठीक है। ये रिंग जो होती है ना अंगूठी, डायमंड रिंग, उसकी तरीके से चमकती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग। तो ये सूर्य से संबंधित है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय बनती है, तो ये भी याद रखिएगा। कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर ये दिखती है, हीरक वलय सूर्य की परिधि रेखा पर दिखती है। ओके, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये भी याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो केवल याद रखना प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। ओके, आपने एयू के बारे में सुना होगा। देखो एयू भी क्या है, दूरी मापक की इकाई, दूरी मापने की इकाई है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले प्रकाश वर्ष देखा था। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष भी दूरी को मापता है, और एयू जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं ये भी दूरी से संबंधित है। तो एक एयू किसके बराबर होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर, यानी कि 14.95 करोड़ किलोमीटर। यानी कि अब यहाँ पे आपको याद रखना है पृथ्वी और सूर्य है, अब यहाँ पे लिख दिया जाएगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बराबर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपको पता ही है 14.95 किलो जो है करोड़ किलोमीटर है। तो इस दूरी को ही 1 AU कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक, ये दो कंडीशंस बहुत पूछी जाती हैं सूर्य की, एक है उपसौर और एक है अपसौर। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, और निकट कब होती है, 3 जनवरी को, उस समय होता है उपसौर। और अपसौर कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, 4 जुलाई को, उस समय होता है अपसौर। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था ग्रहों से संबंधित, कि कोई ग्रह जब सूर्य के जितना पास आता है उसका वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है। तो यानी कि कोई सूर्य का जो ग्रह है वो सूर्य का जब चक्कर लगाते हैं, वो एक परफेक्ट गोलाई में चक्कर नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, अब कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो कुछ इस तरीके से शेप होती है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पास में है, यहाँ दूर में है। ठीक है, तो जैसे ही कोई ग्रह इस तरीके से, जैसे ही वो पास आता है सूर्य के, तो उसकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, और जैसे ही वो दूर चला जाता है तो उसकी गति क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रह सूर्य के जितना पास आता है उसका वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुध के बारे में। तो बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, 88 दिनों में। देखो एक बात आपको ये भी याद रखनी है, जिस तरीके से सूर्य से दूरी है ग्रहों की, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है, फिर मंगल है, इस तरीके से जिस हिसाब से दूरी है उस हिसाब से ही वो लोग प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। जो जितना पास है वो उतनी जल्दी चक्कर लगाता है, जो जितना दूर है वो उतनी देर में परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, तो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर या सूर्य की परिक्रमा करता है बुध, और सबसे अधिक समय में करता है सबसे लास्ट वाला जिसका नाम है वरुण। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुध का यानी पहले नंबर का, और दूसरा नंबर यानी शुक्र का, कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्बिडो से आया था। देखो एल्बिडो होता क्या है कि पृथ्वी द्वारा परावर्तित की गई सूर्य के जो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी द्वारा परावर्तित जो किया जाता है उसको कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो पृथ्वी द्वारा ही नहीं, किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य के प्रकाश को जितना, देखो कुछ ऐसा होता है सूर्य का प्रकाश किसी ग्रह पे पड़ता है तो कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को परावर्तित कर देता है। तो जो परावर्तित की गई जो प्रकाश होता है उसको एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, तो बुध का एल्बिडो है 0.1 और पृथ्वी का एल्बिडो है 0.3। ठीक है, तो पृथ्वी का एल्बिडो ज़्यादा है बुध से। यही कुछ करके प्रश्न पूछा गया था स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। देखो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न ये होता है कि आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पास में तो बुध है, तो बुध सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे गर्म है शुक्र। क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सबसे ज़्यादा सघनता पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सघनता पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ये गर्म कंडीशन को जो है पैदा करती है। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपको सीधे सीधे याद रखना है शुक्र है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हमने इससे पहले देखा था शुक्र के बारे में कि पृथ्वी की बहन कही जाती है, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, सांझ और भोज का तारा कहा जाता है। ठीक है, सांझ और भोर का तारा, सॉरी,
यानी कि शाम का और सुबह का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देखो सन यानी कि सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है और ग्रहों की अपेक्षा। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो उसमें एक है शुक्र, एक और याद रखिएगा अरुण भी यही काम करता है। तो 2 ग्रह आपको याद रखने हैं, शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में या उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। ठीक है, कुछ अंतरिक्ष यान जो भेजे गए हैं, जैसे कि मैगलन अंतरिक्ष यान, ये 1989 में भेजा गया था, और ये मैगलन शुक्र से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह से संबंधित। ठीक है, पृथ्वी का आकार है पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले कहा था अरस्तु ने, सबसे पहले इन्होंने कहा था। ठीक है, कुछ अर्थ से संबंधित फैक्ट हैं जो पूछे गए हैं, जैसे पृथ्वी का व्यास याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, अब सूर्य का व्यास कितना है, 109 टाइम्स सन का है। 1 मिनट इंटू कर दो ना, पृथ्वी के व्यास का 109 टाइम सन का है, इससे पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर परिधि कितनी है इस भारत में, पृथ्वी की जो परिधि कितनी है, और परिधि का आपको नापनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा परिधि आपकी विषुवत रेखा पे होगी। ठीक है, तो 40,090 किलोमीटर परिधि है पृथ्वी की। तो ऐसा है, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से कुछ पृथ्वी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पृथ्वी की जिस तरीके से हम उच्च अक्षांशों पर या दक्षिण अक्षांशों पर बढ़ते जाएंगे, यानी उच्च अक्षांशों पर जाते जाएंगे, तो परिधि क्या होती है, कम होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा परिधि कहाँ पे होगी, बीच में, विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर परिधि जो है 40,090 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। और व्यास याद रखना है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर कम, तो देखो किसी भी वस्तु का जो भार है, देखो कोई भी वस्तु है वो विषुवत रेखा पर उसका वजन कम होगा। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर अब केंद्रीय बल लगता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग उच्च अक्षांशों पे बढ़ते जाएंगे तो जो वजन है वो बढ़ता चला जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों पर बढ़ने पर किसी भी वस्तु के भार में वृद्धि होती है, यानी भार बढ़ता है, कम नहीं होता। विषुवत रेखा पे कम होगा, उच्च अक्षांशों पे बढ़ता जाएगा भार। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दोनों याद रखनी है। देखो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। ठीक है, हम बात करते हैं क्रस्ट की, यानी कि जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, यानी कि लगभग 30 से 50 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं गहराई के अनुसार। उसमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर लोहा। ठीक है, अभी हमने इससे पहले देखा था पूरी पृथ्वी पे, अगर हम ओवरऑल पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा था ओवरऑल पृथ्वी की। ठीक है, तो जब पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तब सबसे ज़्यादा लोहा है। ठीक है, लेकिन जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, सूर्य है। तो ये भी याद रखना, सूर्य एक तारा है। अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए सूर्य एक तारा है, सही है कि नहीं, तो हाँ सही है, सूर्य एक तारा है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकट तारा भी सूर्य ही है। ठीक, उसके बाद आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे निकट तारा सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो शुक्र जो है मंगल नहीं है, क्योंकि भाई पृथ्वी जो है वो इसके एक तरफ शुक्र है। ठीक है, और एक तरफ है आपका शुक्र है और एक तरफ है मंगल। अब दोनों में पूछा जाए कि दोनों में से सबसे पास कौन सा है पृथ्वी से, तो शुक्र पास में है, मंगल नहीं। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन या 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, अच्छी बातें लगाती है। उसका वेग कितना है, यानी 1 सेकेंड में 29.8 किलोमीटर, यानी आप रफली मान सकते हैं 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर की स्पीड से
सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, आप समझ रहे हैं, नहीं परिक्रमा करती है। देखो परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों में अंतर होता है। परिक्रमा, ठीक है, हम कहते हैं ना कि इस पेड़ की परिक्रमा कर लो, तो परिक्रमा करने का मतलब होता है किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना, और परिभ्रमण होता है अपनी धुरी पे घूमना, ठीक है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको कहते हैं परिभ्रमण, अपनी धुरी पे घूमती है। तो अपनी धुरी पे जो घूमती है पृथ्वी, तो उसकी स्पीड है 27.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ओके, नहीं ये प्रति मिनट है, ठीक है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे जब घूमती है तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट घूमती है। लेकिन अगर हम बात करें परिक्रमा जब करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसका वेग होता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, या फिर 29.8 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तो आप सभी जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ पे अपना होगा, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। लाइट स्पीड की बात करते हैं, यानी प्रकाश की जो गति है उसकी बात करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की गति से जो है प्रकाश अपनी जो है गति करता है, ठीक है। ये पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ओके। नेक्स्ट 60 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं। 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है, आप लोग अक्षांश और देशांतर तो जानते ही हैं, जैसे कि ये पृथ्वी, ओके, ये 0 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या है, सभी अक्षांश रेखाएं हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि विषुवत रेखा ये है, यानी कि 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो इसकी आधी इसकी जितनी लंबाई है उसकी आधी लंबाई की कौन सी अक्षांश रेखा है, तो वो है 60 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 45 डिग्री नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 45 डिग्री तो वो गलत है, ठीक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 60 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो जो विषुवत रेखा की आधी है, ठीक है। इससे पहले अभी हमने उपसौर और अपसौर की बात की थी। उपसौर में क्या होता है, जो है पृथ्वी निकट होती है सूर्य के, ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी तो उसकी परिभ्रमण की गति तीव्र हो जाएगी। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे जैसे कोई भी ग्रह सूर्य के पास आएगा उसकी गति और वेग में क्या हो जाएगा, उसकी गति जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे दूर चली जाएगी, दूर जाता जाएगा ग्रह सूर्य से, तो उसकी गति क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो उसी प्रकार उपसौर कंडीशन में जब पृथ्वी निकट आती है सूर्य के, ठीक है, तो उसकी परिभ्रमण की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दिन और रात जो होता है वो किसकी वजह से होता है, परिक्रमा की वजह से या परिभ्रमण की वजह से, तो भू परिभ्रमण, यानी कि अपने अक्ष पर जब अपनी धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। कुछ डेट्स हैं जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको आपको याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ये आपको याद रखना है। 21 मार्च को लंबवत पड़ेंगी, यानी कि डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण बनाती हैं विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें, ठीक है। उसके बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है, यानी गर्मियाँ हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार 23 सितंबर को सूर्य जो है 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर पड़ता है और सूर्य की किरणें दक्षिणायन हो जाती हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं डायरेक्ट, और हमारे यहाँ क्या होता है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो ये 2 डेट याद रखनी है आपको। मौसम, नेक्स्ट पॉइंट है मौसम परिवर्तन को लेकर, ठीक है। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस वजह से होता है, देखो दिन और रात होता, दिन अभी हमने इससे पहले बात की थी दिन और रात की। दिन और रात जो होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि परिभ्रमण करती है, ठीक है, तो दिन और रात होता है। लेकिन मौसम का परिवर्तन कब होता है, जब वो पृथ्वी परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और 23.5 डिग्री उसका झुकाव, इन दोनों की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किस तरीके से, पश्चिम से पूर्व, अभी हमने इससे पहले बात की थी। ये पृथ्वी है, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी उल्टी दिशा में जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोर की। देखो क्रस्ट मेंटल कोर, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो अभी हम बात करते हैं कोर की। तो कोर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपको लोहा मिलेगा और निकल मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, सभी जानते हैं। ओके, मंगल ग्रह के बारे में कुछ देखो। दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य है। मंगल ग्रह तभी तो मंगल ग्रह पर खोज की जाती है, शायद जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि इसकी जो दिन की अवधि है और जो अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के ही लगभग बराबर है, ठीक है। जैसे कि अवधि की हम बात करें तो 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड एक दिन की अवधि है। हमारे यहाँ पे भी 24 घंटे की दिन की अवधि है, ठीक है। इसी प्रकार झुकाव पृथ्वी इसका मंगल का झुकाव 25 डिग्री है, हमारा कितना है 23.5 डिग्री, तो इसलिए लगभग बराबर है। व्यास की बात करें तो 6792 किलोमीटर व्यास है मंगल ग्रह का। पृथ्वी का ज़्यादा है, 12,756 है, 12,756 किलोमीटर का है, ठीक है। परिक्रमा की बात करें तो ये 687 दिनों में परिक्रमा करता है, ज़्यादा है। और पृथ्वी जो है 365 दिन में परिक्रमा करती है। तो ये तो खैर दोने हैं, इनसे मतलब नहीं है। प्रश्न पूछा गया था, ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था कि दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य है, किसका, मंगल ग्रह का, ठीक है। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह पाए गए हैं अभी तक। उनका नाम है फोबोस और डिमोस, ये आपको याद रखना है, फोबोस और डिमोस। देखो, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आता है पृथ्वी का उपग्रह है आपका चंद्रमा, ठीक है। फिर आता है आपका मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह से संबंधित है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, ये निक्स ओलंपिया, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिक्स मार्स लैंडर। मार्स से ही आप याद रख सकते हैं कि ये मंगल ग्रह से संबंधित है, नासा का है। और ये क्यूरोसिटोस रोवर, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, फिनिक्स मार्स लैंडर, ठीक है। और क्यूरियोसिटी रोवर, ये दोनों ही मंगल मिशन है और किसके हैं, नासा के हैं। ओके, नेक्स्ट है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM कहा गया है, मंगलयान जो हमारा था, ठीक है। हमने भी यानी इसरो ने भी एक लॉन्च किया था मंगलयान, जिसको MOM कहा गया। ये PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी पूछ दिया जाए, ठीक है। प्रक्षेपण इसका हुआ था 2013 में और ये पहुंचा था 2014 में, सितंबर 2014 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, यानी वजन में भी सबसे भारी है। देखो, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है बृहस्पति, ठीक है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज़ी से घूर्णन करने वाला ग्रह, ये याद रखिएगा, अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूर्णन करता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये जो है गैलीलियो उपग्रह कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन चारों उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी 1610 में, इसीलिए इनको गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है, जिसमें ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं। और ये सभी किसके हैं, बृहस्पति के हैं, ठीक है। गैनीमेड सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का, अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और ये किसका है, बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है इसको, तो याद रखना है किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, तो वो है बृहस्पति, ठीक है। वाइजर अभियान, ये यूरोपा से संबंधित है, यूरोपा जो कि उपग्रह है किसका, बृहस्पति का। तो वाइजर अभियान जो लाया गया था वो यूरोपा के लिए लाया गया था, या कभी कभी ऑप्शन में आपको यूरोपा दे देंगे, नहीं तो आपको अगर बृहस्पति भी दिया होगा तो वो भी सही है, ठीक है, वो बृहस्पति का ही है, एक उपग्रह है यूरोपा, ठीक है। बृहस्पति के वलय ये सिलिकेट के बने हैं, ठीक है। और बृहस्पति के वलय को जोवियन वलय भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। शनि की बात, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इस सबसे कम घनत्व इसका है। अभी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है, ठीक है, 5.5, और सबसे कम घनत्व है शनि का, ठीक है। सर्वाधिक, अब ये नया स्टडी है, अभी तक सर्वाधिक उपग्रह जो थे वो बृहस्पति के थे, लेकिन अब ये स्टेटस जो है वो शनि को मिल गया है। अब इसके सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, ठीक है। टाइटन जो उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। इसके अलावा और भी हैं, रिया, डियोन, टेथिस और एटलस। कुछ नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी आ जाता है, ठीक है। गैसों का गोला,
गैलेक्सी समान ग्रह, ये सभी शनि को कहा गया है, ये शनि के बारे में है। परिक्रमा जो परिक्रमा अवधि है इसकी, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगता है वो 29.4 ईयर लगते हैं, यानी कि 29.5 साल लगते हैं। ठीक है। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। ओके। पायनियर, कैसिनी अंतरिक्षयान, ये सभी शनि से संबंधित हैं। पायनियर और कैसिनी, देखो ये मैथ्स डी कॉलम में आते हैं। तो पायनियर और कैसिनी अंतरिक्षयान ये शनि ग्रह से संबंधित हैं। ठीक है। इससे पहले अभी हमने बृहस्पति का देखा था, तो वाइजर था, वाइजर अभियान। ओके। चारों ओर वलय इसके पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये शनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण के बारे में। ठीक है। तो अरुण आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बृहस्पति आकार की दृष्टि से। ठीक है, साइज़ में। सेकंड नंबर पे शनि और तीसरे नंबर पे अरुण। इसकी खोज की थी हर्सले ने 1781 में। लेटा हुआ ग्रह इसको कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और उनको पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, जैसे कि अभी हमने पहले ही बात की थी, शुक्र भी ऐसी ही परिक्रमा करता है। ठीक है। ये दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। वाइजर 2 अभियान, ये अरुण से संबंधित है। वाइजर पहला वाला जो था वो यूरोपा से संबंधित है, और ये वाइजर 2 अरुण से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण, सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्यों है? सबसे लास्ट में यही है। ठीक है, जितना दूर है उतना ही ठंडा है। खोज इसकी की थी गाले ने, जोहान गॉटफ्रीड गाले 1846 में। इसके कुछ उपग्रह हैं जो आप याद रखिएगा, ट्रिटोन और मैरिड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो प्लूटो के, ये इस ग्रहों के बारे में पूछा गया था, चौरान, निक्स और हाइड्रा। ये क्या है? प्लूटो के उपग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। प्लूटो एक क्या है? बोना ग्रह है। ठीक है। उस बोने ग्रह के खुद के उपग्रह भी हैं, इनके नाम है चौरान, निक्स और हाइड्रा। चौरान इसमें जो है चौरान कह रहा हूँ, चारोन जो है सबसे बड़ा है। ठीक है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिस और एडविन जूनियर 3 लोग थे, जिसमें 2 जो चंद्रमा पर उतरे थे वो ये 2 थे, तीसरा वो जो विमान में बैठा हुआ था, एडविन जूनियर। ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है। तो ये 1969 का है, सन याद रखिएगा आप लोग। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, किससे संबंधित है? इसको शांति का सागर भी कहा जाता है, हिंदी में लिखा होगा शांति का सागर। ये चंद्रमा से संबंधित है। ठीक है। ये चंद्रमा पर पाया जाता है। चंद्रमा से संबंधित कुछ कथन हैं जो पूछे गए थे, एक क्वेश्चन प्रश्न आया था, उसमें ये दिए गए थे। चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन काल उसके परिक्रमण के बराबर है, बिल्कुल सही है। यानी चंद्रमा अपने अक्ष में, यानी कह सकते हैं चंद्रमा की जो परिक्रमण की जो अवधि है और परिभ्रमण की अवधि दोनों ही बराबर है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। यानी सूर्य जो है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का चक्कर जितने समय में लगाता है उतने ही समय में वो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है। ठीक है। तो दोनों ही कथन चंद्रमा के बारे में सही हैं। चंद्रमा और पृथ्वी को लेकर 2 कंडीशन होती हैं, उपभू और अपभू। ये सेम वही कंडीशन है जो उपसौर और अपसौर की होती हैं। उपभू जब पृथ्वी और चंद्रमा न्यूनतम दूरी पर होते हैं, और अपभू ये अप है। ठीक है। अपभू अधिकतम दूरी होती है। ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। ओके। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। अब देखो यहाँ हो गया, अभी इससे हमने पहले बात की थी सूर्य ग्रहण की, जो कि अमावस्या को होता है। ठीक है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, ये दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। ठीक, जब ये चंद्र ग्रहण कब होता है? कभी कभी ये भी पूछ देते हैं स्टेटमेंट में कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। ठीक है। और जब चंद्रमा बीच में आ जाए, यानी कि ये जब चक्कर लगाता है और ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण कंडीशन को। ओके। नेक्स्ट, अर्धचंद्र क्या होता है? अर्धचंद्र यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब समझ रहे हैं? ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इनके बीच में ये कोण क्या है? 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है। तो ये कंडीशन अर्धचंद्र की कहलाती है। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही सीध में होते हैं,
इसको सिजगी कहते हैं, सिजगी, कभी कभी आपने पढ़ा होगा, सिजगी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। बिल्कुल सही है, दो व्यक्ति जो हैं वो धरातल पर मौजूद हैं, किसकी धरातल पर, चंद्रमा के धरातल पर, तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। उसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, यानी यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है। बात करते हैं ब्लू मून की। तो ब्लू मून एक घटना होती है जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो, ठीक है, यानी 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के, यानी कि जो जितना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका छठवां भाग होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए आपका जो वजन अगर पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर वजन अगर 600 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर वजन 100 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा मोटे नहीं हैं। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 किलोग्राम होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ओके। सेलेनी अंतरिक्ष यान ये जापान का है और चंद्रमा से संबंधित है, ओके। देखो ये प्रश्न आए हुए हैं, मैं ऐसे ही नहीं करा रहा, इनको प्रश्न पूछे गए हैं, आप आराम से देखो। घटना चक्र आप पढ़ रहे होंगे, यूपी पीसीएस आरओ के लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप आराम से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, और उन्हीं क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन से ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आप अगर पढ़ चुके हैं एक बार तो आपको रिवीजन करने के लिए यहाँ से आराम रहेगा, और लास्ट टाइम में भी आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ क्वेश्चंस लगाते रहिए और इसको भी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांशतः जो क्षुद्र ग्रह हैं, यानी एस्टेरॉइड जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह, देखो क्षुद्र ग्रह की कुछ पेटियाँ पाई जाती हैं अंतरिक्ष में, तो सबसे ज़्यादा जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अधिकांश की बात की जा रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पुच्छल तारों के बारे में। पुच्छल तारे जिनको धूमकेतु भी कहा जाता है, तो हैली, हेलबॉप और शूमेकर लेवी, ये 3 नाम याद रखना आप, हैली, हेलबॉप और शूमेकर लेवी, क्योंकि कभी कभी ये तीनों ही क्या हैं, धूमकेतु हैं, यानी कि पुच्छल तारे हैं। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन पुच्छल तारा है, कौन पुच्छल तारा नहीं है, तो ठीक है, कुछ नाम आपको याद रखने हैं। जो प्रश्न आए गए हैं वो तो याद ही रखना है कम से कम, ओके। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के बारे में। देखो विषुवत रेखा कहो या भूमध्य रेखा कहो या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो, सभी का नाम एक ही है, ठीक है। ये पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये सभी एक ही के नाम है। पृथ्वी को 2 बराबर 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, ओके, ठीक है। बृहद वृत्त की बात करते हैं तो ग्रेट सर्किल, यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, तो सभी देशांतर रेखाएं और विषुवत रेखा यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं में सिर्फ एक ही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सबसे बड़ा वृत्त बनाती है पृथ्वी पर। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर है, पृथ्वी की परिधि पर है, बीच में है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर भाई पृथ्वी पूरी गोल तो है नहीं, कुछ इस तरीके की है, एक मिनट, इस तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दूरी ज़्यादा है, और ऊपर की तरफ, ऊपर अक्षांश की तरफ जाएंगे तो अक्षांश की जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अक्षांश की लंबाई आपको भूमध्य रेखा पर ही मिलेगी, तो सबसे बड़ा वृत्त यही है। इसी प्रकार जो क्या नाम है देशांतर रेखा है, तो वो सभी देशांतर रेखा एक ही लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो सभी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये क्या है, बृहद वृत्त है, यानी ग्रेट सर्किल है पृथ्वी पर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अक्षांशों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 179 कुल संख्या है अक्षांशों की, ये याद रखना, ठीक है। नहीं तो आप इस तरीके से मत जोड़ लेना, क्योंकि देखो 90 डिग्री नॉर्थ तक, फिर 90 डिग्री साउथ तक, तो आप कहेंगे ले 180 हो गई। इसके अलावा एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो 181 हो गई, तो आप कहेंगे नहीं 181 अक्षांश रेखाएं हैं, नहीं। जो 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो होता है वो एक बिंदु है, कोई अक्षांश रेखा नहीं है, ठीक है। इसलिए टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्याओं की अगर बात की जाए तो वो 179 है, 181 नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखने का, ये मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश रेखा या चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ पोल जो कहा जाता है वो एक पोल है, बिंदु है, कोई अक्षांश रेखा नहीं है, ठीक है।
सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर हैं। बिल्कुल, जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके समानांतर है। कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो सब इसके क्या है, समानांतर हैं, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो, ठीक है, समान दूरी पर है और इसी के समानांतर है। ओके, और इन दोनों के दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, यानी ये दो अक्षांश हैं तो उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखनी है लगभग, ठीक है। अक्षांश रेखा तापमंडल का निर्धारण करती हैं, तापमंडल का निर्धारण करती हैं, ये आपको याद रखना है। किस तरीके से करती हैं, देखो ये एक पृथ्वी, तो ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि जिसको मकर रेखा कहते हैं। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है यानी कि ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। 23.5 से 66.5 वाला यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये भी आपका ये लिखा तो है, सॉरी ये लिखा 66.5 डिग्री, चेंज करता हूँ थोड़ा, 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, तो ये वाला जो रीजन है ये शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। फिर 66.5 से 90 डिग्री यानी कि ये वाला रीजन है शीतकटिबंधीय है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या है कि ये अक्षांश रेखाएं जो हैं वो तापमंडल, ये तापमंडल ही हैं, कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय तापमंडल, ये शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, और ये शीतकटिबंधीय। ये आपको याद रखना है कौन से किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय है, कहाँ से कहाँ तक शीतोष्णकटिबंधीय है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये पूरा उष्णकटिबंधीय कहलाता है। फिर 23.5 से 66.5 के बीच वाला ये शीतोष्णकटिबंधीय है, और फिर ये 66.5 से 90 के बीच में ये शीतकटिबंधीय है, ठीक है। इसको हम देखो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश हो चाहे साउथ अक्षांश हो, देखो नॉर्थ वाले को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त और साउथ वाले को कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये नाम भी हैं सबके अलग अलग। इससे काफ़ी इस जो डायग्राम से आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से इस डायग्राम को देख लें। ओके, नेक्स्ट 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो देशांतर रेखा, अभी हमने अक्षांश रेखा की बात की जो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है, ये लंबवत होती हैं इस तरीके से पृथ्वी पर। ओके, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको हम GMT ग्रीनविच टाइम कहते हैं, जहाँ से जो है विश्व का समय मापा जाता है, और ये लंदन से होकर गुजरती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा अलग है। इनके मिलन बिंदु को आपको बताना है कि ये कहाँ पे मिलती हैं। तो गिनी की खाड़ी, ठीक है, अटलांटिक महासागर में, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, और ये जहाँ पे मिलती है वहाँ पे नल आइलैंड है, यानी नल द्वीप पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी आई 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं तो ये अफ्रीकी महाद्वीप है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अफ्रीकी महाद्वीप है, यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, वहाँ पर ये आपस में मिलती हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और यहीं पर पाया जाता है नल आइलैंड, ये भी याद रखना आप, नल आइलैंड, अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है। देखो दो, यहाँ पे ये समानांतर रेखाएं नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो इस तरीके से पृथ्वी अगर है, पृथ्वी है, ठीक है, तो एक देशांतर रेखा ये हो गई और एक देशांतर रेखा ये, सॉरी चौड़ी हो गई थोड़ी, ये हो गई, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, चूँकि इसको अगर आप बाहर देखें तो इस तरीके से होती हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पर जाते हैं इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। इसीलिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर 113.3 किलोमीटर और न्यूनतम होती है ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। जबकि अक्षांशों में ऐसा नहीं होता, अक्षांश हमेशा समानांतर ही होते हैं, एक बराबर दूरी पर होते हैं, लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, लगभग 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, काफ़ी क्लास है इतनी लंबी, ठीक है। तो जितने भी ये शॉर्ट पॉइंट थे, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ये शॉर्ट पॉइंट है,
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के। या मानिए, आपको मानना है मानिए, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप आराम से घटना चक्र खुद सॉल्व कीजिए और इसको भी पढ़िए, ठीक है। जो ना समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ओके, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। बाकी इसी तरीके की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। कोशिश करूँगा मैं कि ज्योग्राफ़ी, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफ़ी है, पॉलिटी वगैरह सबको आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूँ शॉर्ट नोट्स के साथ ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे का कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें कम से कम मुझे लगता है 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करने में। छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।